आज की इस वीडियो में हम लोग सिटीजनशिप को कवर करेंगे। ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया क्योंकि जैसे ही सीएए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया तो बहुत ज्यादा बवाल काटा गया था। उस टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी को भी ये लगा था कि भाई उसकी उनकी नागरिकता जाने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किसकी नागरिकता जाने वाली है और किसको नागरिकता मिलने वाली है। हमेशा की तरह बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंडिया में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। इंडिया की टेरिटरी के अंदर दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक है इंडिया के सिटीजन और एक है फॉरेनर्स जिनको हम नॉन सिटीजन भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर हम सिटीजन को भी दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, एक है रेसिडेंट, एक है नॉन रेसिडेंट। अब आपने बहुत ज्यादा सुना होगा एनआरआई, मतलब काफी मूवीज में एनआरआई वगैरह वर्ड सुना होगा। तो एनआरआई का मतलब यही होता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब रेसिडेंट और नॉन रेजिडेंट डिसाइड करने के पीछे क्या क्राइटेरिया है? तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर 180 दिन से ज्यादा रहा है तो वो इंडिया का रेसिडेंट सिटीजन कहलाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर 180 दिन से कम रहा है तो उसको हम लोग नॉन रेसिडेंट सिटीजन कहेंगे। ये जितने भी एनआरआई है जो कनाडा पढ़ने गए और बाकी देशों में पढ़ने गए हैं, ये है तो इंडिया के सिटीजन, पर बस ये इंडिया में रहते नहीं है और किसी देश में गए फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द एजुकेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट समझ आ गया। अब हम लोग नॉन सिटीजन को कैटेगराइज कर लेते हैं। अब फॉरेनर्स में भी दो कैटेगरी ऐसी हैं। पहली कैटेगरी है जिसके पास पासपोर्ट है, जो कि लीगली इंडिया में आए हैं। दूसरी कैटेगरी है जो कि तारों के नीचे से आए, खान जी की मदद से फुटपाथ के ऊपर चलकर। पहले हम बात करते हैं जो वैलिड पासपोर्ट से आए हैं। इसको अगर मैं और दो कैटेगरी में बांटू, एक है फ्रेंडली नेशन से आए, मतलब जो जिनसे हमारी दोस्ती है उन देशों से आए हैं। दूसरे एनिमी नॉट सिटीजन। देखो, अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये डिक्लेयर कर देती कि XYZ कंट्री हमारी एनिमी होगी, तो हम उसके सिटीजन को जो इंडिया के अंदर वैलिड पासपोर्ट से आया है उसको हम लोग एनिमी फॉरेनर मानेंगे। और कोई भी देश इंडिया का दोस्त है तो हम उस व्यक्ति को फ्रेंडली फॉरेनर मानेंगे। इतनी सी बात समझ आ गई। अब जो बिना पासपोर्ट और वीजा के आए उन लोगों को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक है इलीगल माइग्रेंट के रूप में और दूसरे है रेफ्यूजीज के रूप में। तो इलीगल माइग्रेंट्स का मतलब क्या है? जैसे कि आपने सुना भी होगा, अमेरिका में भी मैक्सिको के रास्ते काफी सारे इलीगल माइग्रेंट्स जाते रहते हैं। अगर मैं इलीगल माइग्रेंट्स को सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो वो ही व्यक्ति सेम बिल्कुल भाई साहब की तरह जो कि तारों के नीचे से आए हैं, जिनके पास कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं है इंडिया में घुसने का। दूसरे नंबर पे आते हैं रेफ्यूजी। अभी रेफ्यूजी कौन होते हैं? सबसे पहले अगर मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, किसी भी देश में अगर काफी अत्याचार हो रहा है और जाओ जाओ रुको, कहाँ से आ रहे हो पहले बताओ। हाँ? बख्तापुर से कहाँ से आ रहे हो? हाँ? तो 4 लट मारो, पहले मारो 4 लट मारो। 1 2 वहां से परेशान होकर, मतलब जब कोई नागरिक किसी और दूसरे देश में शरण लेने के लिए आता है तो हम लोग उसको रेफ्यूजी बोलते हैं। जैसे कि रोहिंग्या मुस्लिम से जो कि म्यांमार से इंडिया में आए हैं, उन लोगों को हम लोग रेफ्यूजी बोलते हैं, जिनके पास कोई वैलिड पासपोर्ट और वीजा नहीं है इंडिया में आने का। तो ये दो चीजें आपको समझ आ गई। एक, हमने जाना इंडिया में सिटीजन की क्या कैटेगरी है, क्या रेसिडेंट होता है, क्या नॉन रेसिडेंट होता है। दूसरी बात हमने ये जानी कि नॉन सिटीजन को भी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक है फ्रेंडली एलियंस, एक है एनिमी एलियंस। और दूसरी बात हमने फॉरेनर्स को भी जाना कि ये फॉरेनर एक जो वैलिड पासपोर्ट से आए हैं और जो दूसरे जो तारों के नीचे से आए हैं। अब आप लोगों के लिए ये भी बात जाननी जरूरी है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 सिटीजनशिप से डील करता है। मतलब कोई भी सिटीजनशिप के लिए अगर हमें बात करनी होगी तो हमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 की बात करनी होगी। अब दूसरी बात यह है कि इंडिया के सिटीजन को क्या फायदा मिलता है और इंडिया के जो नॉन सिटीजन है उनको क्या नुकसान है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो बेसिकली 3 ऐसी मेन चीजें हैं जो कि इन दोनों को डिफर करती है। पहला है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, मतलब इंडिया के सिटीजन को ये राइट है कि वो कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन इंडिया में, जो कि नॉन सिटीजन को ये अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, राइट टू वोट जो है सिर्फ इंडिया के सिटीजन को ही मिलेगा और कोई भी नॉन सिटीजन को नहीं मिलेगा। तो दो चीज हमने समझ ली। तीसरी की तरफ चलते हैं। तीसरा है एलिजिबिलिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर यूपीएससी के एग्जाम, पीसीएस के एग्जाम ये सिर्फ सिटीजन ही दे सकते हैं, नॉन सिटीजन को ये अलाउ नहीं है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करे इंडिया के अंदर। मैं नहीं मानता। चौथी बात, जो नॉन सिटीजन है उनको आर्टिकल 15, 16 और 19 जो कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकते हैं, इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बनाए गए हैं, वो भी नॉन सिटीजन को अलाउ नहीं है। मुझे अपने घर जाना है। क्योंकि भाई कोई देश का व्यक्ति आकर के हमारे देश को कैसे बोल सकता है, तो उसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच देके क्या करेंगे, ये भी एक पॉइंट है। अब उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया में सिटीजन मिलती किस बेसिस पर है। तो सबसे पहला है भाई बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब है इंडिया में अगर आपका जन्म हुआ है कहीं भी किसी कोने में तो आप ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन हैं। दूसरा है बाय डिसेंट,
डिसेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर इनकेस किसी के पेरेंट्स इंडियन ओरिजिन है और उसका जन्म अमेरिका या यूएसए में होता है किसी बच्चे का जिसके पेरेंट्स इंडिया के हैं, तो जिस देश में उसका जन्म होगा बेसिकली बाय बर्थ के हिसाब से उसको उस देश का नागरिक माना जाएगा। पर जैसे ही वो 18 साल का होगा तो वो अप्लाई कर सकता है इंडिया में अपनी सिटीजनशिप के लिए कि मेरे जो पेरेंट्स है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, मुझे भी यहाँ सिटीजनशिप चाहिए। तो ये है बाय डिसेंट। पहला हमने समझा बाय बर्थ, दूसरा डिसेंट समझ आ गया। अब तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन। आप बाहर कहीं चले जाते हैं, जर्मनी, बेल्जियम, यूएसए, वहां किसी लड़की से शादी कर लेते हैं, आपको बाय रजिस्ट्रेशन मतलब वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ताकि आपको भी वहां पर उसकी नागरिकता मिल जाए उस देश की। सेम प्रोसेस ये है। अब सीमा हैदर यहाँ इंडिया में आई पाकिस्तान से भागी भागी, ये भाई साहब के लिए डावर में तेल लीला दूंगा ना दो का तो खूब लगाइयो तेरी मौज करा दूंगा। तो अगर मैं बोलूं तो इंडिया में उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, तो वो इसी प्रोसेस बाय रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे मिलेगी। वैसे तो मिलना मुश्किल है भाई, खैर वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, किसको सिटीजनशिप देनी है किसको नहीं देनी है वो डिसाइड करेगी। हम लोग होते कौन है डिसाइड करने वाले। फिर दूसरा है बाय नेचुरलाइजेशन। किसी और कंट्री के किसी नागरिक ने इंडियन गवर्नमेंट की बहुत हेल्प करी तो खुश होकर इंडिया की गवर्नमेंट अपनी इंडिया की सिटीजनशिप उनको ऑफर करेगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाय नेचुरलाइजेशन। देखो ये हमने 4 तरीके समझे कि कैसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है, जिसमें हमने पहले पढ़ा बाय बर्थ, फिर हमने पढ़ा बाय डिसेंट, फिर हमने पढ़ा बाय रजिस्ट्रेशन कि आप अगर किसी लड़की से शादी कर लेते हैं या कोई लड़की आपसे शादी कर लेती है इंडिया की सिटीजनशिप के लिए तो उसको मिल जाएगी। फिर चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन। अब हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट कब किसकी सिटीजनशिप छीन सकती है, तो इसके 3 प्रकार हैं। तो पहला है बाय रिनंसिएशन। बाय रिनंसिएशन के अंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति ने खुद ये डिक्लेयर किया कि मैं जा रहा हूं किसी और कंट्री, कनाडा जा रहा हूं मैं वहां की सिटीजनशिप लेने और मैं खुद से गिव अप कर रहा हूं इंडिया की सिटीजनशिप, उसको बोलते हैं हम लोग बाय रिनंसिएशन। सेकंड है टर्मिनेशन। इंडिया की गवर्नमेंट ने आपको पकड़ लिया कि आपने किसी और देश की भी सिटीजनशिप ले रखी है, तो उस केस के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट आपकी इंडिया की नागरिकता को कैंसिल कर देगी। कैंसर कैंसर कैंसर। दूसरा समझ आ गया बाय टर्मिनेशन, ये तो इजी था। तीसरा है बाय डेप्रिवेशन। अब डेप्रिवेशन के अंदर क्या होता है, किसी ने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और गवर्नमेंट को ये पता चला कि इसने कहीं ना कहीं फ्रॉड कागज लगाए हैं और इसके जो कागज है वो बिल्कुल ही टोटली फ्रॉड है, उस केस के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट सिटीजनशिप देने से मना कर सकती है और किसी को नागरिकता दे दिए तो उसकी नागरिकता ले भी सकती है। तो हमने इसमें भी 3 तरीके पढ़े। पहला क्या था, बाय रिनंसिएशन, दूसरा था बाय टर्मिनेशन और तीसरा था बाय डेप्रिवेशन। ये 3 तरीके समझ आ गए। तो भाई आप लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, किसी की भी सिटीजनशिप जाने नहीं वाली है इसके अंदर। अब हम लोग ये समझते हैं कि सीएए 2019 लाने का मोटिव क्या है एक्चुअली में। तो सीएए 2019 कहता क्या है, जो भी नॉन मुस्लिम है जो इंडिया के अंदर 2014 से पहले इंडिया के अंदर आ चुका है लीगली और इलीगली, इंडिया की गवर्नमेंट उनको लीगल माइग्रेंट मानेगी और सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगी। और दूसरी बात, इंडिया के अंदर कोई भी माइग्रेंट आया तो कम से कम उसको 11 साल इंडिया के अंदर रहना पड़ता था। पर इस एक्ट के मुताबिक जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी है हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ दे फेस सो मच ऑफ रिप्रेशन इन द ब्रूटल, इसी कारण इंडिया में आ गए हैं, वहां से प्रताड़ित होकर के उन लोगों को इंडिया की गवर्नमेंट सिटीजनशिप देने वाली है। तो बेसिकली ये जो एक्ट है वो सिटीजनशिप लेगा नहीं बल्कि प्रोवाइड करेगा ऐसी कम्युनिटी को जो कि डिप्राइव्ड है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में। तो बिल्कुल ये सिंपल सा टॉपिक था। सीए ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है जो मैंने बताया। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से ऐसे इंटरेस्टिंग किसी टॉपिक के साथ। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को भी चेकआउट करें, इसमें मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेट को पढ़ाया है बहुत अच्छे से। तो चलो फिर से मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।